नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज पर। आप देख रहे हैं मिड डे प्राइम। मैं हूं रमा त्यागी। अगले 1 घंटे में हम बात करेंगे देश भर की बड़ी खबरों की, बताएंगे दुनिया भर में कौन कौन सी खबरों पर है सबकी नजर, क्या चल रहा है खेल और अर्थ जगत में, और कुछ झलके फिल्म, कला और संस्कृति के क्षेत्र से भी। लेकिन सबसे पहले बड़ी खबरें। देश भर में रोजगार मेलों का आयोजन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 51,056 नियुक्ति पत्र किए वितरित। कहा, हर सरकारी कर्मचारी की ओर बढ़ने वाली है भूमिका। 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के लक्ष्य के प्रति सरकार प्रतिबद्ध। रोजगार मेले में बड़ी संख्या में पीएम मोदी ने बेटियों को सौंपे नियुक्ति पत्र। कहा, आज स्पेस से लेकर स्पोर्ट्स तक बेटियां बना रही हैं नए कीर्तिमान। भारत मंडपम में आज G20 यूनिवर्सिटी कनेक्ट फिनाले कार्यक्रम को संबोधित करेंगे पीएम। हजारों छात्र संकाय सदस्य और कुलपति होंगे शामिल। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इंडो पैसिफिक आर्मी चीफ कॉन्फ्रेंस को किया संबोधित। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 5S के मंत्र को बताया इंडो पैसिफिक क्षेत्र की सफलता की कुंजी। कहा, आपसी सम्मान, संवाद, सहयोग, शांति और समृद्धि जरूरी। कावेरी नदी का पानी तमिलनाडु को देने के खिलाफ आज बेंगलुरु बंद। शहर में शांति व्यवस्था के मद्देनजर धारा 144 लागू। बेंगलुरु के फ्रीडम पार्क में किसान संगठनों का प्रदर्शन। पश्चिम बंगाल में डेंगू का कहर। 35 लोगों की गई जान। 40,000 से ज्यादा लोग चपेट में। राजधानी कोलकाता और राज्य का दक्षिणी हिस्सा सबसे अधिक प्रभावित। न्यूयॉर्क दौरे पर विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने यूएई के अपने समकक्ष से की मुलाकात। अहम मसलों पर हुई चर्चा। आज शाम संयुक्त राष्ट्र महासभा को संबोधित करेंगे विदेश मंत्री। भारत के खिलाफ कनाडा के प्रधानमंत्री के आरोप पर भड़के श्रीलंका के विदेश मंत्री। कहा, आतंकियों के लिए सुरक्षित ठिकाना बन गया है कनाडा। श्रीलंका में भयानक नरसंहार वाले ट्रूडो के बयान को भी बताया झूठा। चीन के हांगझू में चल रहे 19वें एशियाई खेलों में भारत की नेहा ठाकुर ने नौकायन स्पर्धा में सिल्वर मेडल किया अपने नाम। इस रजत के साथ भारत के कुल पदकों की संख्या 12 हुई। हिंदी फिल्मों की प्रख्यात अभिनेत्री वहीदा रहमान को दादा साहब फाल्के पुरस्कार देने की घोषणा। 5 दशक तक हिंदी सिनेमा में योगदान के लिए किया जाएगा सम्मानित। केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने दी बधाई। और अब बड़ी खबरों पर विस्तार से नजर। प्रधानमंत्री मोदी ने आज सुबह वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए नवनियुक्त भर्तियों के लगभग 51,000 उम्मीदवारों को नियुक्ति पत्र वितरित किए। ये रोजगार मेला देश भर में 46 स्थानों पर आयोजित किया गया। पीएम ने इस दौरान नारी शक्ति का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि पिछले 9 वर्षों में इनोवेटिव तरीके से बड़े बदलाव हुए हैं। तकनीक का इस्तेमाल बढ़ने से भ्रष्टाचार घटा है और सुविधाएं बढ़ी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 51,000 नवनियुक्त कर्मियों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से नियुक्ति पत्र प्रदान किए। देश भर से चुने हुए युवा विभिन्न मंत्रालयों और डाक, परमाणु ऊर्जा, राजस्व, उच्च शिक्षा विभागों और रक्षा मंत्रालय में नियुक्त किए गए हैं। रोजगार के अवसर पैदा करने को उच्च प्राथमिकता देने की प्रधानमंत्री की प्रतिबद्धता को पूरा करने की दिशा में यह मेला एक महत्वपूर्ण कदम है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बताया कि आज के रोजगार मेले में बड़ी संख्या में बेटियों को नियुक्ति पत्र सौंपा गया है। उन्होंने कहा कि बेटियां आज स्पेस से लेकर स्पोर्ट्स तक नए कीर्तिमान बना रही हैं। आज भारत की बेटियां स्पेस से स्पोर्ट तक अनेक नए कीर्तिमान बना रही है।
मुझे नारी शक्ति की इस सफलता पर बहुत बहुत गौरव होता है। सरकार की नीति भी यही है कि नारी शक्ति के लिए नए नए द्वार खोल दे जाएं। हमारी बेटियां अब देश के सशस्त्र बलों में कमीशन लेकर राष्ट्र सेवा के रास्ते पर आगे बढ़ रही है। हम सभी का अनुभव है कि नारी शक्ति ने हमेशा नई ऊर्जा के साथ हर क्षेत्र में बदलाव किया है। हमारी आधी आबादी के लिए सरकार का सुशासन और बेहतर हो, इसके लिए आपको नए आइडियाज पर काम करना चाहिए। पीएम मोदी ने कहा कि देश ने 2047 तक विकसित भारत बनने का संकल्प लिया है। अगले कुछ वर्षों में देश तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने जा रहा है। इस अवधि में प्रत्येक सरकारी कर्मचारी एक बड़ी भूमिका निभाने जा रहा है। उन्होंने सभी से नागरिक प्रथम की भावना के साथ काम करने का आह्वान किया। पीएम ने सभी से अपने कार्य क्षेत्र में प्रौद्योगिकी का उपयोग करने की आवश्यकता पर भी बल दिया। टेक्नोलॉजी से करप्शन घटा है, क्रेडिबिलिटी बढ़ी है, कॉम्प्लेक्सिटी घटी है, कंफर्ट बढ़ा है। आपको इस दिशा में और ज्यादा से ज्यादा काम करना है। गरीबों की हर जरूरत, सरकार का हर काम टेक्नोलॉजी के जरिए कैसे और आसान होगा, आपको इस काम के लिए नए नए तरीके ढूंढने हैं, इनोवेटिव तरीके ढूंढने हैं और उसे आगे भी बढ़ाना होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह भी कहा कि पिछले 9 वर्षों में सरकार की योजनाओं ने और भी बड़े लक्ष्यों को प्राप्त करने का मार्ग प्रशस्त किया है। सरकार की नीतियां नई मानसिकता, निगरानी, मिशन मोड कार्यान्वयन और जन भागीदारी पर आधारित है। 9 वर्षों में सरकार ने मिशन मोड पर नीतियों को लागू किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो देश भर में रोजगार मेलों का आयोजन किया गया है और हम अपने संवाददाताओं से जो वहां पर मौजूद है बात करने की कोशिश करेंगे। इस वक्त हमारे साथ अजीत द्विवेदी जुड़े हुए हैं भोपाल से। अजीत, आपके पास आना चाहेंगे और आपसे जानना चाहेंगे किस तरह का उत्साह। बिल्कुल रमा, देखिए उत्साह जबरदस्त था और यहाँ पर जो राजधानी भोपाल में रोजगार मेले का आयोजन किया गया उसमें केंद्रीय कृषि एवं कृषि कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर उसमें शामिल हुए। साथ ही जो स्थानीय महापौर और यहाँ पर जो मध्य प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री हैं मोहन यादव, वो उसमें शामिल हुए और एक बड़ी संख्या में यहाँ पर जो चयनित युवा आए थे उनको वहाँ पर नियुक्ति पत्र सौंपे गए। उन्होंने प्रधानमंत्री के पूरे भाषण को सुना, उनके संबोधन को सुना उन्होंने, और एक सकारात्मक प्रतिक्रिया जो युवाओं की थी वो ये थी कि पिछले कई वर्षों से कई युवा प्रयास कर रहे थे, जो पहले बताते थे कि वो कितना समस्या उनको होती थी क्योंकि सालों लग जाते थे कई भर्ती प्रक्रिया में, लेकिन वर्तमान समय में जो भर्ती प्रक्रिया है वो काफ़ी सरल हुई है, सहज हुई है और त्वरित गति से जो है तमाम जो उसकी जो प्रोसेस होती है वो पूरी हो रही है। और एक बड़ा बदलाव ये है, ये देखने में आ रहा है, क्योंकि करीब 7 से 8 महीने का समय लगा है। अधिकांश युवाओं ने बताया, चाहे वो पोस्टल के रहे हों, चाहे वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के प्रतिभागी रहे हों, चाहे वो FCI के रहे हों, तो उन्होंने कहा कि उन्हें सिर्फ 7 से 8 महीने का समय जो है लगा है पूरी भर्ती प्रक्रिया में और बहुत आसान तरीके से उन्हें जो है ये भर्ती प्रक्रिया पूरी हुई है। और इस तरीके से जब नियुक्ति मिल रही है और नियुक्ति के पहले दिन प्रधानमंत्री के संबोधन को सुनना उनके लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट है। कुछ जो चयनित युवा थे उन्होंने अपने यहाँ पर विचार भी साझा किए और उन्होंने बताया कि किस तरीके से वो आज किस तरीके से रोमांचित हैं प्रधानमंत्री के जो संबोधन को सुनकर। और प्रधानमंत्री जिस तरीके से राष्ट्र निर्माण के लिए युवाओं से लगातार आह्वान करते रहते हैं, प्रधानमंत्री ने एक बड़ी बात कही है कि जो ये नए युवा हैं ये टेक्नो फ्रेंडली हैं, तकनीक का बेहतर उपयोग जानते हैं और अगले जो 25 वर्ष होंगे वो इनके लिए बहुत महत्वपूर्ण होंगे, क्योंकि अगले 25 वर्ष जो है वहाँ पर देश को विकसित राष्ट्र बनाना है और ये संकल्प लिया है और इसमें इन युवाओं की जो है बहुत बड़ी भूमिका हो सकती है। एक और महत्वपूर्ण बात ये रही कि जितनी भी जन कल्याणकारी योजनाएं होती हैं कहीं ना कहीं वो ये इन सरकारी विभागों के माध्यम से ही आगे बढ़ती है, तो इसके लिए भी इनका बहुत बड़ा एक इनकी जिम्मेदारी हो जाती है जो तमाम सरकारी विभागों में काम करते हैं। और खासतौर पर युवा जो आ रहे हैं, नए
युवा जो आ रहे हैं पूरे जोशो जुनून के साथ जो नई सरकारी सिस्टम में आ रहे हैं और नौकरियों में आ रहे हैं उसको ज्वाइन कर रहे हैं, उनके लिए एक बहुत बड़ा ये अवसर होता है कि किस तरीके से वो राष्ट्र निर्माण कर सके, किस तरीके से नए तरीके से नई सोच के साथ में वो देश को आगे ले जाने के लिए, लोगों की सेवा करने के लिए, क्योंकि सेवा जो है एक बहुत महत्वपूर्ण एक भाग होता है किसी भी नौकरी में, किसी भी सेवा में, और सरकारी सेवा में खास तौर पे जो युवा इस समय आ रहे हैं कहीं ना कहीं उनमें एक जरूर उनमें एक मोटिवेशन है, उनमें एक उत्साह है कि वो इस दौर में जबकि तमाम इतनी सारे बदलाव हो रहे हैं, इतनी सारी सकारात्मक चीजें हो रही हैं, तो वो भी अपना जो है अपना समय जो है वो राष्ट्र निर्माण में, देश की उन्नति में, देश के लोगों की सेवा करने में सकारात्मक रूप से जो है वो लगा सके। और 2047 तक का जो विकसित भारत बनाने का जो लक्ष्य रखा गया है उसको पूरा करने में वो अपना योगदान दे सके। और यही प्रतिक्रिया वहाँ पर जितने भी जो युवा आए थे, जिनको नियुक्ति पत्र यहाँ पर सौंपे गए, जिसमें कि युवा युवतियाँ दोनों थे, उनका यही कहना था कि वर्तमान समय में जिस तरीके से तमाम सकारात्मक चीज़ें चल रही हैं उसका एक हिस्सा होना, उसका एक पार्ट होना हमारे लिए गर्व की बात है। और अब देखिए एक पुराना ढर्रा हुआ करता था सरकारी, जो पुराने लोग होते थे उनका एक अलग तरीका होता था काम करने का, लेकिन नए लोग जो हैं वो कहीं ना कहीं पूरी जोश और उमंग के साथ में अब इस सेवा में आ रहे हैं। और वर्तमान समय में जिस तरीके से तमाम सरकारी सिस्टम जो है वो काम कर रहे हैं, वो कंधे से कंधा मिलाकर एक दूसरे के साथ आगे बढ़ रहे हैं, तो इस सिस्टम में वो अपने आप को महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में देखते हैं और उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में राष्ट्र निर्माण में उनकी एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका जो है वो एक कर्मयोगी के रूप में होगी। बिल्कुल एक महत्वपूर्ण भूमिका होगी। और प्रधानमंत्री ने कई अहम बातें भी कही हैं, जिसमें नागरिक प्रथम, राष्ट्र प्रथम की बात की गई है। और उन्होंने ये भी कहा है कि बहुत से जो सरकारी विभाग हैं उनकी जिम्मेदारी अब बढ़ने वाली है, और वो जिम्मेदारी उन्होंने युवाओं के कंधे पर एक तरह से दी। आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि वहां पर कितने नियुक्ति पत्र किस तरह के विभागों में वितरित किए गए हैं और किस तरह से युवा अपनी इस जिम्मेदारी को महसूस भी कर रहे हैं। बिल्कुल देखिए रमा, एक बड़ा बदलाव तो आया है पिछले कुछ वर्षों में। देखिए जब सरकार जो है वो सकारात्मक होती है, सरकार जो है प्रगतिशील होती है और जब बड़े निर्णय लेने में सक्षम होती है, तो जो सिस्टम के लोग होते हैं वो भी कहीं ना कहीं उस पर मोबिलाइज होते हैं, उससे प्रेरित होते हैं और एक काम करने का एक माहौल बनता है। और नए जो चयनित युवा आ रहे हैं तमाम क्षेत्रों में जो काम करने के लिए आ रहे हैं, तो उनमें भी हमने देखा है कि पिछले हम कई रोजगार मेले जो है जो लगभग हर महीने हो रहे हैं 2022 से हम उसको कवर कर रहे हैं, तो वहां पर एक बड़ी बात यही देखने में आई है कि लोगों का जो विश्वास है वो सरकार को लेकर, सिस्टम को लेकर बढ़ा है। देखिए एक समय होता था जब लोग कहते थे कि सिस्टम का कुछ नहीं हो सकता, इस सिस्टम का कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन अब जो है एक सकारात्मक सोच विकसित हुई है और इसका परिणाम है कि जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी के बड़े-बड़े डिसीजन रहे हैं, निर्णय रहे हैं, उनका असर जब दिखता है। बिल्कुल आपके पास आएंगे, हमारे साथ श्यामा भी जुड़ी हुई है मुंबई से। श्यामा, आपके पास आना चाहेंगे और आपसे जानना चाहेंगे किस तरह का उत्साह वहां देख रहे हैं, विशेषकर जब प्रधानमंत्री ने बेटियों के बारे में भी बात की और बड़ी संख्या में जो महिलाएं हैं, लड़कियां हैं, उनको भी नियुक्ति पत्र दिए गए हैं। जी बिल्कुल रमा, जब हम बात करते हैं मुंबई की तो यहाँ पर 4 जगह महाराष्ट्र में पुणे, नांदेड़, नागपुर और नवी मुंबई, हम फिलहाल पनवेल में हैं, जहाँ पर 356 कैंडिडेट्स को, बेनिफिशियरीज को ये सर्टिफिकेट दिया गया, आज डिस्ट्रीब्यूट किया गया और साथ ही उन्हें नियुक्त किया गया गवर्नमेंट में, भारत सरकार में। बहुत अच्छी बात यहाँ पर ये थी कि पीयूष गोयल केंद्रीय मंत्री ने ये बात उठाई कि पहले जब हम गवर्नमेंट में नहीं थे ये सोचते थे कि किस तरीके से शॉर्टकमिंग्स होते हैं या किस तरीके की कमियां हैं, अब ये कैंडिडेट्स उस चीज़ को ठीक कर सकते हैं। महिला की आपने बात की, हमारे साथ में महिलाएं जुड़ी हुई हैं। जो इंडिया पोस्ट में ये इनका सिलेक्शन हुआ है, कौन से डिपार्टमेंट में आप लोग लगे हुए हैं, कौन से एरिया में, और साथ ही देश को सेवा करने के लिए, देने के लिए क्या आपकी एक रणनीति होगी, क्या आपकी ड्यूटी के तरीके होंगे? मैं अब इंडिया पोस्ट में जुड़ चुकी हूँ। मेरा भी वो खरशेद उमरोली, वहाँ पे मेरा पोस्टिंग हुआ है, तो अच्छा बात लग रही है। आप बताइए, प्रधानमंत्री ने कहा, केंद्रीय मंत्री ने भी कहा कि देश को डेवलप कराने के लिए 2047 तक आप लोगों का किस तरीके से योगदान होगा? हमारी तरफ से हम जितना हो सके हम लोगों के लिए हमारे गवर्नमेंट की सुविधा पहुंचाने की हाँ करो। आप बताएं। मेरा ऐसा मानना है कि हर एक स्कीम गवर्नमेंट की वो सभी तक पहुंचनी चाहिए, तो हमारी यही कोशिश रहेगी कि हर घर तक एक स्कीम पहुंची जाए। धन्यवाद। और आप लोग कितने उत्साहित हैं ये प्रमाण पत्र पाके कि आप लोग अब आप लोगों का नियुक्ति हो गया है? बहुत एक्साइटेड है अभी तो मतलब ये हमारी एज बहुत कम है, 18 में हमें गवर्नमेंट जॉब मिला है, तो बहुत एक्साइटमेंट है। और हाँ, यस।
तो रमा, आपने सुना यहाँ पर 3 लड़कियाँ हैं जिनका एज आप देखें तो काफ़ी छोटी हैं, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी यहीं से बढ़ जाती है इनकी कि 2047 तक अगर आप भारत को डेवलप देखना चाहते हैं तो यही वो युवा है जिनका योगदान बहुत महत्वपूर्ण होगा। और अब जबकि वो गवर्नमेंट जॉब में आ चुके हैं, परमानेंट हो चुके हैं, तो ये नहीं सोचना है कि हमारा नौकरी परमानेंट हो गया है, बल्कि किस तरीके से आप सॉल्यूशंस ढूंढ सकते हैं। और ये इम्पोर्टेंट बात पीयूष गोयल केंद्रीय मंत्री ने भी उठाया कि अब जो दिक्कतें हैं भारत के डेवलपमेंट में, उससे आपको भागना नहीं है, उसमें आपको भाग लेना है, आपको सॉल्यूशन का हिस्सा होना है, आपको भारत के डेवलपमेंट के इस जो रेवोल्यूशन है उसका हिस्सा होना है। तो यहाँ पर लगभग हम आपको पहले ही नंबर बता चुके हैं, आंकड़े बता चुके हैं कि 356 कैंडिडेट्स बेनिफिशियरीज को आज ये नियुक्ति पत्र दिया गया है। और साथ ही ये पूरा आयोजन जो था वो इंडिया पोस्ट की तरफ से किया गया था। तो इंडिया पोस्ट में कई सारे बेनिफिशियरीज को जॉब लगी हुई है। डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंस, CBDT, डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्सेस, बैंक ऑफ इंडिया, SBI, ये सारे जो डिपार्टमेंट्स हैं उनमें कई सारे जो युवा हैं उन्हें यहाँ पर जॉब लगी हुई है। और आज से इनका एक वो जो कह सकते हैं हम कि वे फॉरवर्ड होता है, इनकी जो जर्नी होती है भारत के इस यात्रा में, या भारत के जो डेवलपमेंट की जो जर्नी है उसमें योगदान देने की, आज से वो यात्रा शुरू होती है। वो यात्रा शुरू हुई। आप बनी रहिए हमारे साथ पटना से सलमान हैदर भी जुड़े हुए हैं। सलमान, आपके पास आना चाहेंगे, आपसे जानना चाहेंगे, एक जो बड़ी यात्रा की शुरुआत आज वहां से हुई है, उसे लेकर किस तरह की जिम्मेदारी जो युवा वहां के हैं जिन्हें नियुक्ति पत्र मिले हैं वो महसूस कर रहे हैं? देखिए, अमूमन सभी प्रतिभागियों ने रमा बहुत ही ज्यादा खुशी जाहिर की। और जैसा कि अभी श्यामा ने बताया, बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे थे जो बहुत ही कम उम्र के थे और उनका उत्साह देखते ही बनता था, क्योंकि उन्हें उम्मीद नहीं थी कि इतनी कम उम्र में वो सरकारी नौकरी में आ जाएंगे। आमतौर पर सरकारी नौकरी या किसी भी नौकरी की उम्र बढ़ती ही जा रही है। युवा सालों मेहनत करते हैं तब जाकर के उनको मिलता है। तो जाहिर है कि आज जिनको नियुक्ति पत्र मिले हैं उनमें खुशी का माहौल बहुत ज्यादा है। पटना के ऊर्जा स्टेडियम में, ऊर्जा ऑडिटोरियम में केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस ने नियुक्ति पत्र बांटे और कुल 127 लोगों को यहाँ पर नियुक्ति पत्र दिए गए हैं, जिनमें से पोस्टल डिपार्टमेंट के, CBDT के और दूसरे अन्य विभागों के अभ्यर्थी थे। तो सभी बहुत ही ज्यादा खुश थे और एक दूसरे से चहक चहक कर बातें कर रहे थे। इससे लगता है कि जो उनका उत्साह है वो बहुत ही ज्यादा रहा है नियुक्ति पत्र पाकर आज। जी रमा। बिल्कुल सलमान, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि ये जो उत्साह है इस वजह से भी है, अगर पहले की व्यवस्था देखते हैं और अब देखते हैं उसमें एक बड़ा समाधान युवाओं को मिला है, बहुत संक्षिप्त में जानना चाहेंगे। जी, ये रोजगार मेलों ने एक नया अवसर तो दिया ही है उन्हें, इसमें दो राय नहीं है। और पहले जिस तरह से हुआ करता था कि नियुक्तियां हो रही हैं या नहीं हो रही, पारदर्शिता बिल्कुल नहीं थी और एक कई साल लग जाते थे लोगों को एग्जाम देने के बाद, फिर इंटरव्यू, फिर अगर कोई और चरण है और उसके बाद पुलिस वेरिफिकेशन, ये सारी चीजों में काफी वक्त लगता था और पारदर्शिता बिल्कुल नहीं रहती थी। तो इससे आज की डेट में हम जान सकते हैं कि रोजगार मेलों के माध्यम से कितने युवाओं को रोजगार मिला है और खासतौर से युवाओं में इस बात को लेकर बड़ी संतुष्टि है कि उन्हें आज नियुक्ति पत्र आखिरकार मिल गया और उन्हें बहुत ज्यादा वक्त नहीं गंवाना पड़ा लाइफ का केवल नौकरी की तलाश में। तो ये एक बड़ी बात है रमा, अपने पास एक बड़ी बात है, एक बड़ा विश्वास है और यही विश्वास देश को आगे बढ़ाने के लिए बहुत जरूरी है। सलमान, बहुत शुक्रिया पटना से हमारे साथ जुड़ने के लिए, और मुंबई से श्यामा, आपका भी बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ेंगे। केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि रोजगार मेला रोजगार सृजन को सर्वोच्च प्राथमिकता देने की प्रधानमंत्री मोदी की प्रतिबद्धता को पूरा करने की दिशा में एक अहम कदम है। उन्होंने युवाओं के सपनों को पूरा करने के लिए मोदी सरकार देश के हर क्षेत्र में और हर वर्ग के युवाओं के लिए रोजगार मेले का आयोजन कर रही है, ये भी कहा। प्रधानमंत्री रोजगार मेला के अंतर्गत 10 लाख भारतीयों को सरकारी क्षेत्र में नियुक्ति पत्र देने का जो एक संकल्प माननीय प्रधानमंत्री जी ने लिया है,
उसी के चलते आज 51,000 युवाओं को रोजगार देश भर में दिया गया। 46 स्थानों पर इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। तो ये अपने आप में दिखता है कि कैसे मोदी सरकार ने सरकारी क्षेत्र में रोजगार की अपार संभावनाएं खड़ी की हैं और साथ ही साथ स्वरोजगार के लिए भी जहां एक और मुद्रा योजना, स्टार्टअप इंडिया और स्टैंड अप इंडिया बहुत सफल साबित हुए। केवल मुद्रा में ही 34 करोड़ लोन दिए गए, जो लाखों करोड़ रुपए के ऋण बगैर किसी गारंटी के दिए गए और वहां पर भी करोड़ों लोगों को रोजगार स्वरोजगार के अवसर उत्पन्न हुए हैं। आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से 2 दिवसीय गुजरात दौरे पर रहेंगे। पीएम वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट के 20 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित एक कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। वहीं छोटा उदयपुर के बोड़ेली में पीएम 5200 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं को राष्ट्र को समर्पित और शिलान्यास करेंगे। पूरे गुजरात में स्कूल के बुनियादी ढांचे को बड़े पैमाने पर बढ़ावा मिलेगा, क्योंकि प्रधानमंत्री मिशन स्कूल ऑफ एक्सीलेंस कार्यक्रम के तहत 4500 करोड़ रुपए से अधिक की कई परियोजनाओं को राष्ट्र को समर्पित करेंगे और आधारशिला रखेंगे। इसके अलावा प्रधानमंत्री विद्या समीक्षा केंद्र 2.0 परियोजना की आधारशिला रखेंगे। प्रधानमंत्री वडोदरा के तालुका सिनोर में ओद्रा दाभोई सिनोर मालसर आसा रोड पर नर्मदा नदी पर बने नए पुल सहित कई विकास परियोजनाओं को भी राष्ट्र को समर्पित करेंगे। और मिड प्राइम में आगे बढ़ने से पहले लेते हैं एक ब्रेक। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। अर्जुन, एग्जाम्स में यू मेड अस रियली प्राउड। अब आगे क्या सोचा है? पापा, मैंने आईआईटी जाना है और इंजीनियर बनना है। थिंक आईआईटी, थिंक विद्या मंदिर। बहुत हार्ड वर्क करते हो, मेरी तरह स्मार्ट वर्क करो। क्यों? लॉटरी लगी है? लॉटरी समझो, शेयर मार्केट की एक मस्त स्कीम में इन्वेस्ट कर रहा हूँ, गारंटीड हाई रिटर्न्स आएंगे। आपके गारंटीड हाई रिटर्न्स कोई करण अर्जुन नहीं है जो जरूर आएंगे? मतलब? बाबा, शेयर मार्केट में जोखिम होता है, कोई भी गारंटीड हाई रिटर्न्स का वादा नहीं कर सकता, ये गैर कानूनी है। अच्छा? हाँ। सोच कर, समझ कर, इन्वेस्ट कर। 4-5 दिनों से तेज बुखार है। सिर, शरीर के जोड़ों और आंखों के पीछे दर्द भी हो रहा है। शरीर पर लाल चट्टे भी हैं। ये डेंगू के लक्षण है। डेंगू? डरिए मत, डेंगू एक साधारण वायरल बुखार है। उपयुक्त इलाज व तरल पदार्थ लेने पर घर पर ही ठीक हो जाता है। बहुत कम मामलों में बुखार के उतरने के बाद भी रक्तस्राव या बीपी कम होने पर अस्पताल में भर्ती होने की जरूरत होती है। डेंगू के लक्षण देखते ही डॉक्टर से मिलें, खून की जांच करवाएं और डेंगू से बचें। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। आगे बढ़ते हैं। पश्चिम बंगाल में डेंगू का कहर बढ़ता जा रहा है। अभी तक डेंगू के 40,000 से ज़्यादा मामले सामने आ चुके हैं। पश्चिम बंगाल में डेंगू से 35 लोगों की मौत की सूचना है। हालांकि मौत के स्पष्ट आंकड़े जारी नहीं किए गए हैं। राजधानी कोलकाता और राज्य का दक्षिणी हिस्सा डेंगू से सबसे अधिक प्रभावित है। राज्य में 13 से 20 सितंबर के बीच करीब 7,000 मामले दर्ज किए गए। रिपोर्ट्स के मुताबिक दक्षिणी हिस्से के 15 जिलों में डेंगू का प्रकोप अधिक दिख रहा है। उत्तर बंगाल में दार्जिलिंग और कालिम्पोंग को मिलाकर 8 जिलों में करीब 3,276 मामले दर्ज किए गए। आगे बढ़ेंगे और आगे बढ़ने से पहले हम बात कर लेते हैं हमारे संवाददाता प्रसन्नजीत बख्शी जो हैं वो कोलकाता से जुड़े हुए हैं। प्रसन्नजीत, क्या जानकारी इस वक्त मिल पा रही है और राज्य सरकार की तरफ से क्या कदम उठाए गए हैं? देखिए रमा, जब से ये डेंगू का कहर हम लोगों को देखने को मिल रहा है पिछले करीब 15-20 दिनों से, तो चीफ मिनिस्टर और हेल्थ मिनिस्टर ममता बनर्जी स्पेन और दुबई बंगाल में इसके ऊपर किसी तरह से कोई लोगों ने कदम नहीं उठाए थे। अब वो वापस आए हैं। अब पूरी डेंगू फैल चुके हैं। अब बताया जा रहा है कि साफ सुथरा रखना पड़ेगा, फॉगिंग किया जाएगा, लेकिन तब तक जैसे आपने बताया कि 35 से 40 के आसपास लोगों की मौत हो चुके हैं और लोग एक डर की माहौल में है, क्योंकि सरकार की तरफ से ठीक तरह से जो आंकड़े हैं वो आंकड़ा बताया नहीं जा रहा है। ये सारे के सारे आंकड़े 40,000 लोग इसमें डेंगू की कहर में आ चुके हैं, 35 से 40 लोगों की मौत हो चुके हैं। ये सारे अनऑफिशियल डेटा है, लेकिन बात यह है कि अगर वेक्टर बोर्न डिजीज जिसको कहते हैं
उसकी अगर बात करें जैसे डेंगू है तो इसमें ये रिपोर्ट करना काफी जरूरी है अस्पताल की तरफ से और नर्सिंग होम की तरफ से, प्राइवेट हॉस्पिटल की तरफ से। ये नोटिफाइड डिजीज है, लेकिन बंगाल में पिछले 2-3 सालों से इस डेंगू का कोई नोटिफिकेशन नहीं किया जा रहा है। इसीलिए लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि कहां तक ये डेंगू खतरनाक बन चुके हैं पूरे प्रदेश में। अनऑफिशियल जो आंकड़े हमारे सामने आए वो 40,000 की है और लोग देख पा रहा है कि हमारी बगल वाले घर में 3-4 परिवार के लोग हैं, वो सारे डेंगू से पीड़ित है, या किसी जगह पे लोग देख पा रहा है कि उस घर में 2 लोगों की मौत हो चुके हैं। तो इस तरह से एक ऐसी डर लोगों की मन में पैदा हो रहा है कि जिसका कोई सरकार की तरफ से जिस डर को कम करने के लिए थोड़ी देर पहले हमारी ये बातचीत की पहले आप केंद्रीय सरकार की एक कमर्शियल्स दिखाया है किस तरह से पूरे देश में लोगों को डेंगू के बारे में एक आश्वासन देने की काम किया जा रहा है, लेकिन प्रदेश सरकार की तरफ से ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है। ऊपर से एक सर्कस्टिकली एक कॉमेडी बना के बताया जा रहा है कि यहाँ से 100 किलोमीटर दूर बांग्लादेश की बॉर्डर है, मच्छर सब वहां से उड़ के आया है क्योंकि बांग्लादेश में डेंगू का एक तरह की पूरी तरह जकड़ में है पूरा बांग्लादेश। नहीं तो ये कहला जा रहा है कि मच्छर उनको तो कोई किसकी प्रजनन की या जिस तरह के फैमिली प्लानिंग हम कहते हैं, फैमिली प्लानिंग का कोई इस तरह से एक कॉमेडी किया जा रहा है, लेकिन डेंगू को रोकने के लिए क्या कदम उठाना चाहिए इसके बारे में कुछ नहीं किया गया। रमा बिल्कुल प्रसन्नजीत, कितनी बड़ी संवेदनहीनता जिस तरह के आप स्टेटमेंट्स वहां पर बता रहे हैं, और क्या ये जो लापरवाही है यही बड़ी वजह बनी है जो इतने बड़े पैमाने पर वहां पर इस बीमारी ने अपने पैर फैला लिए हैं? बिल्कुल, मैं एक छोटी सी बात बता रहा हूँ रमा। पहले तो समझ में नहीं आ रहा है कि ये कहां तक खतरनाक है। दूसरी बात यह है कि जैसे कोविड के समय पे हम लोगों ने देखे थे कि सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से जिस तरह से इसको एक रिपोर्ट करके जिस तरह से नोटिफाई करके हर एक नंबर लोगों को सरकार के पास मौजूद था, इसीलिए सरकार की तरफ से कोविड को मुकाबला करने में आसानी हुई। लेकिन इस बार जैसे कोई नोटिफिकेशन नहीं है, ऊपर से अब जब लार्वा से मच्छर बन चुके हैं, अब यहां पे मैं एक टेक्निकल बात बता रहा हूं, अभी ब्लीचिंग फैलाया जा रहा है। ब्लीचिंग से अब कोई मतलब नहीं है, अभी चाहिए फॉगिंग। सरकार के पास पैसा नहीं है, म्यूनिसिपैलिटी और कॉर्पोरेशन की तरफ से बताया जा रहा है कि हम लोगों को तेल खरीदने की पैसा नहीं है, इसीलिए हम अभी फॉगिंग नहीं कर पाएंगे। लेकिन ये ब्लीचिंग जो है ये लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए है, क्योंकि अब जब लार्वा से मच्छर बन चुके हैं, ब्लीचिंग से कोई फायदा नहीं। रमा बिल्कुल, इस संक्रमण को रोकने के लिए राज्य सरकार को तेजी से कदम उठाने पड़ेंगे और जिस तरह से जिम्मेदारी लेने की बात है वो बहुत ज़रूरी है। प्रसन्नजीत, आप नज़र बनाए रखें। फिलहाल शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए। आगे बढ़ेंगे। कावेरी नदी के पानी के बंटवारे को लेकर कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच गंभीर विवाद है। अदालतों से लेकर सड़क तक इस पर बहस होती आ रही है। इन सबके बीच इस पर राजनीति भी हो रही है। फिलहाल मसला ये है कि तमिलनाडु को कावेरी नदी का पानी छोड़े जाने के खिलाफ कर्नाटक में विरोध हो रहा है। कई संगठनों की ओर से आज बेंगलुरु शहर में बंद बुलाया गया है। शहर में कानून व्यवस्था और शांतिपूर्ण बंद के मद्देनजर आधी रात से ही धारा 144 लगा दी गई है। स्कूल कॉलेजों में आज छुट्टी है और बेंगलुरु विश्वविद्यालय ने अपनी सारी परीक्षाएं स्थगित कर दी हैं। इन सबके बीच कर्नाटक के मुख्यमंत्री ने कहा है कि उनकी सरकार प्रदर्शनकारियों को नहीं रोकेगी, लेकिन शांति व्यवस्था बनी रहनी चाहिए। राज्य सरकार की ओर से यह भी कहा गया है कि वो सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान अपनी ठोस दलीलें पेश करेगी। कुल मिलाकर सुप्रीम कोर्ट में मामला विचाराधीन है। कावेरी एक अंतर्राज्यीय बेसिन है जिसका उद्गम कर्नाटक है और ये बंगाल की खाड़ी में गिरने से पूर्व तमिलनाडु और पौंडीचेरी से होकर गुजरता है। कावेरी बेसिन का कुल जल संभरण 81,155 वर्ग किलोमीटर है, जिनमें से कर्नाटक में नदी का जल संभरण क्षेत्र लगभग 34,273 वर्ग किलोमीटर है। केरल में कुल जल संभरण क्षेत्र 2,866 वर्ग किलोमीटर है तथा तमिलनाडु और पौंडीचेरी में शेष 44,016 वर्ग किलोमीटर जल संभरण क्षेत्र है। तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल और पुदुचेरी राज्यों के बीच अंतर्राज्यीय कावेरी जल और नदी घाटी के संबंध में जल विवाद के न्याय निर्णयन करने के लिए भारत सरकार ने 2 जून 1990 को कावेरी जल विवाद अधिकरण CWDT का गठन किया।
कावेरी जल मुद्दे को लेकर कर्नाटक में किसान संगठनों के सदस्यों ने बेंगलुरु के फ्रीडम पार्क में विरोध प्रदर्शन किया। और हमारी संवाददाता आयशा खानम बेंगलुरु से हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुकी हैं। आयशा, इस वक्त क्या कुछ स्थिति है और किस तरह से लोगों को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है? जी देखिए रमा, कावेरी मसले को लेकर पिछले 15 दिनों में ये दूसरा बंद है और अब तीसरा बंद होने वाला है शुक्रवार के दिन। तो इससे लोगों को मुसीबतों का सामना करना ही पड़ता है, कई तरह की आर्थिक नुकसान उठाना पड़ता है। जो रोजमर्रा की जो छोटे मोटे व्यापारी हैं उन पर भारी नुकसान होता है। लेकिन देखा जाए तो ये जो कावेरी मुद्दा है, कावेरी मसला जो है कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच लगभग 50-60 साल से ज्यादा पुराना मसला है, जो अभी भी सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। हालांकि जब भी बारिश की कमी होती है तो ये दोनों राज्यों के बीच में जो है भावनाएं भड़क उठ जाती हैं, यानी दोनों राज्य के लोग, किसान जो है बहुत ही भावुक होकर पानी के बंटवारे को लेकर इस तरह के बंद का आयोजन करते हैं। तो बेंगलोर में खासकर देखा जाए तो आज सुबह से बंद जो है कामयाब रहा और कई होटल्स, कई थिएटर्स, कई स्कूल्स, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटी के एग्जाम्स पोस्टपोन हो गए, कॉलेजेस बंद हैं। और एक तरफ से देखा जाए तो कर्नाटक सरकार भी इस बंद का समर्थन कर रही है और कहा है कि उन्हें जो प्रदर्शनकारी हैं उनके बंद के ऐलान पर कोई एतराज नहीं है, लेकिन ये शांतिपूर्ण होना चाहिए। तो ऐसे में अभी तक बंद शांतिपूर्ण रहा। कई किसान संगठन के नेता जैसे कुछ नेता हैं उन्हें गिरफ्तार किया गया और इसके अलावा कई छोटे छोटे संगठन जो है, कन्नड़ा संगठन अभी भी सड़क पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। तो इस बंद के चलते काफ़ी नुकसान होता है, आर्थिक नुकसान होता है, क्योंकि कई जो मार्केट इलाके हैं ये तमाम इलाके बंद हैं और इसके चलते अब शुक्रवार को भी बंद होने वाला है। तो ये आर्थिक नज़रिए से देखा जाए तो बहुत बड़ा नुकसान है। लेकिन कर्नाटक के लोग इस बात का विरोध कर रहे हैं, खासकर बेंगलोर और मंडिया के किसान इस बात का विरोध कर रहे हैं कि तमिलनाडु को इस समय पानी नहीं दिया जाना चाहिए, 5000 क्यूसेक पानी नहीं दिया जाना चाहिए, क्योंकि कर्नाटक में बारिश की कमी है। मानसून की फेलियर के चलते यहाँ के डैम्स में पानी का स्तर बहुत कम है। तो अगर इस हालात में कावेरी वाटर रेगुलेटिंग कमेटी के जो निर्देश, जो सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर बनाई गई थी कमेटी, इस निर्देश पर हर रोज 5000 क्यूसेक पानी तमिलनाडु को दिया जाता है, तो बेंगलोर के लोग प्यासे रह जाएंगे। यानी बेंगलोर कावेरी नदी के पानी पर निर्भर है पीने के पानी के लिए। तो ऐसे में पीने का पानी बेंगलोर के लोगों को नहीं मिलेगा, मंडिया के लोगों को नहीं मिलेगा। और दूसरी तरफ तमिलनाडु के किसानों की समस्या भी है, क्योंकि वहां के किसानों को इस समय पानी चाहिए अपनी फसल बचाने के लिए। अपने वहां उनके जो खेत हैं वो सूखे हैं। तो ये दोनों राज्यों में मसला तो है, लेकिन जी आशा, आपसे ये पूछना चाहेंगे कि एक भावुक मसला तो है ही दोनों राज्यों के लिए, लेकिन इसमें कई तकनीकी पेंच भी है। राज्य सरकारें ये गतिरोध बार बार ना हो और इतना नुकसान ना हो, इसको रोकने के लिए क्या कुछ कर रही हैं? देखिए, फिलहाल अगर मैं कहूं तो इस समय दोनों राज्य सरकारें, तमिलनाडु की सरकार हो, कर्नाटक की सरकार हो, कुछ भी सक्रिय करते हुए नजर नहीं आ रही है। हालांकि कर्नाटक की सरकार, कांग्रेस सरकार, और तमिलनाडु में इस वक्त डीएमके सरकार और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री स्टालिन जो है आपस में दोस्त हैं। ये INDA जो अलायंस है इसमें दोस्त हैं। इस अलायंस के तहत ये दोनों मिलकर काम कर रहे हैं। लेकिन जब कावेरी का मसला होता है तो ये दोस्ती क्यों काम नहीं आती? क्यों दोनों मुख्यमंत्री बैठकर बात नहीं कर रहे हैं आपस में? क्योंकि अभी तक दोनों मुख्यमंत्रियों ने इस बारे में आपस में कोई बात नहीं की। बस यही कह रहे हैं कि मामला कावेरी वाटर रेगुलेटिंग कमेटी सुलझाएगी। लेकिन अगर दोनों मुख्यमंत्री बैठकर इस मामले का हल निकालना चाहें तो ये हल निकल सकता है, लेकिन इसको एक राजनीतिक तौर पर भुनाया जा रहा है। और दोनों राज्यों के मुख्यमंत्री दोस्त होने के नाते, अलायंस में दोस्त होने के नाते अभी तक एक दूसरे से बात नहीं किया है। तो ये कहीं ना कहीं नजर
आता है कि इस मुद्दे को ऐसे ही जीवित रखा जाता है ताकि इससे जो है कावेरी को लेकर जो भावनाएं भड़कती है, और कई बार हमने देखा है कर्नाटक में पानी को लेकर खून बहा है, तो ये जो मुद्दा है राजनीतिक तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। तो ऐसे में अगर दोनों राज्यों के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया और डीएमके के मुख्यमंत्री स्टालिन तमिलनाडु में बैठकर बात करें तो हो सकता है इसका जो है समाधान निकल सकता है। लेकिन अभी भी इस वक्त जैसे हम बात कर रहे हैं, इस वक्त भी दिल्ली में कावेरी वाटर रेगुलेटरी कमेटी की बैठक चल रही है। देखना होगा कि शाम तक कावेरी वाटर रेगुलेटिंग कमेटी क्या फैसला सुनाती है, क्योंकि इस समय कर्नाटक को सुप्रीम कोर्ट के आदेश के तहत 5000 क्यूसेक पानी देना जरूरी है। बिल्कुल, आप नजर बनाए रखें आयशा। फिलहाल शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए। मिड डे प्राइम में आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले ले लेते हैं एक ब्रेक। आप देखते रहिए टीवी न्यूज़। चाची, कल्याण भव, सुखी भव, और सबसे जरूरी आशीर्वाद आयुष्मान भव। वो तो मोदी सरकार सबको दे रही है। देश के धनी आदमी जिस प्रकार से आरोग्य की सेवा प्राप्त कर सकते हैं, अब मेरे देश के गरीब को भी वही सेवाएं उपलब्ध होनी चाहिए। शुरू हो रहा है आयुष्मान भव अभियान 17 सितंबर से। आयुष्मान आपके द्वार का तीसरा चरण। मोबाइल से ही बन जाएगा आयुष्मान कार्ड। आयुष्मान मेला आयोजन, जहां कई बीमारियों की होगी मुफ्त जांच और इलाज। अंगदान शपथ पंजीकरण, जिससे हमारे बाद भी किसी और को मिले जीवन। रक्तदान शिविर और आयुष्मान सभा का आयोजन। इन सुविधाओं का लाभ उठाने नजदीकी आयुष्मान हेल्थ और वेलनेस सेंटर पर जाएं। अब होगा जन जन आयुष्मान। अर्जुन, एग्जाम्स में यू मेड अस रियली प्राउड। अब आगे क्या सोचा है? पापा, मैंने आईआईटी जाना है और इंजीनियर बनना है। थिंक आईआईटी, थिंक विद्या मंदिर। शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करें, गारंटीड रिटर्न से लाखों कमाएं। ये लिमिटेड ऑफर सिर्फ आपके लिए। नागिन की आंख में कैमरा फिट होता है। तुम भी क्या बकवास में यकीन करती हो? आप भी तो वही कर रहे हो पापा। शेयर मार्केट में कोई गारंटेड रिटर्न्स का वादा नहीं कर सकता। ऐसा कोई मैसेज, मेल या ऐड दिखे तो समझिए गलत है। ऐसे स्कीम निवेशक के साथ धोखा है और कानूनन अपराध भी। कितनी बार तो समझाया आपको। सोचकर समझकर इन्वेस्ट कर। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। आगे बढ़ते हैं। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह आज अमृतसर में उत्तरी क्षेत्रीय परिषद की 31वीं बैठक की अध्यक्षता करेंगे। उत्तरी क्षेत्रीय परिषद में पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और हिमाचल प्रदेश राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली, जम्मू कश्मीर, लद्दाख और चंडीगढ़ शामिल हैं। बैठक का आयोजन भारत सरकार के गृह मंत्रालय के अधीन अंतर राज्य परिषद सचिवालय द्वारा पंजाब सरकार के सहयोग से किया जा रहा है। उत्तरी क्षेत्रीय परिषद की 31वीं बैठक में सदस्य राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ साथ प्रत्येक राज्य से 2 वरिष्ठ मंत्री, केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल या प्रशासक भाग लेंगे। बैठक में राज्य सरकारों, केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिव और अन्य वरिष्ठ अधिकारी तथा केंद्र सरकार के वरिष्ठ अधिकारी भी भाग लेंगे। हमारे संवाददाता नीरज सिंह हमारे साथ जुड़े हुए हैं और ज्यादा जानकारी के साथ। नीरज, आपसे जानना चाहेंगे, ये 31वीं बैठक है उत्तरी क्षेत्रीय परिषद की, कितनी अहम बैठक? नीरज, आप हमसे जुड़े हुए हैं? उत्तरी क्षेत्रीय परिषद की 31वीं बैठक है और इसमें जो राज्य हैं उनके मुख्यमंत्रियों के साथ साथ उपराज्यपाल जो केंद्र शासित प्रदेश हैं वो भी हिस्सा ले रहे हैं और वरिष्ठ अधिकारी भी जो राज्य सरकारें हैं और केंद्र शासित प्रदेश हैं उनके वरिष्ठ अधिकारी भी इसमें हिस्सा ले रहे हैं। और केंद्रीय गृह मंत्री आज इस बैठक की अध्यक्षता करेंगे। इस परिषद में पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, हिमाचल, दिल्ली, जम्मू कश्मीर, लद्दाख और चंडीगढ़ शामिल हैं और इसका आयोजन राज्य परिषद सचिवालय द्वारा पंजाब सरकार के सहयोग से किया जा रहा है। अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण ये बैठक हो जाती है। इस बैठक में मुख्यमंत्रियों के साथ साथ जो यूटीज़ हैं यानी केंद्र शासित प्रदेश हैं उनके उपराज्यपाल भी हिस्सा ले रहे हैं। और हमारे संवाददाता नीरज सिंह हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नीरज, आपसे जानना चाहेंगे कि कितनी अहम ये 31वीं बैठक और क्या कुछ एजेंडा रहने वाला है? देखिए, काफी अहम बैठक है और जैसा कि आपने भी जिक्र किया था कि पंजाब, हरियाणा और इसके अलावा राजस्थान और हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री इस बैठक में शामिल होंगे।
जम्मू कश्मीर, लद्दाख और दिल्ली के भी जो प्रतिनिधि हैं वो इस बैठक में शामिल होंगे। कई सारे महत्वपूर्ण इशू हैं। हालांकि जो प्रेस रिलीज आई है उसके हिसाब से देखें तो भाखड़ा ब्यास जो प्रबंधन है, इसके अलावा जो प्रधानमंत्री सड़क योजना के तहत जो लोकल कनेक्टिविटी है उसको किस तरह से बेहतर कर सकते हैं, या वन क्षेत्र और भूमि अधिग्रहण, और इसके अलावा जो आपने देखा होगा कि पंजाब के जो बॉर्डर इलाके हैं जहां से ड्रग्स की तस्करी होती है, इसके अलावा जो ड्रोन है उसकी एक्टिविटी पिछले कुछ समय से वहाँ काफी बढ़ी है। तो ये तमाम इशू हैं, इन पर जो बैठक है उसमें चर्चा हो सकती है। और इसके साथ साथ जो खालिस्तानी जो मूवमेंट जिस तरीके से एक्टिव है, और खासतौर से आपने देखा भी होगा कि कनाडा में बैठे जो खालिस्तानी जो आतंकवादी हैं भारत के अंदर किस तरह से गड़बड़ी पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। खासतौर से उनके जो तार हैं वो पंजाब से जुड़े हुए हैं, उनकी बड़े प्रॉपर्टी पंजाब में है। एनआईए ने पिछले कुछ समय से लगातार कार्रवाई की है। आपने देखा भी होगा कुछ दिन पहले एनआईए ने वहां पर जो आतंकवादी है खासतौर से पन्नू, उसकी जो संपत्तियां हैं उसको भी जब्त किया है। और इसके अलावा एनआईए ने 45 आतंकवादियों की लिस्ट जारी की है। खासतौर से ये इन आतंकवादियों में कनाडा में कई सारे आतंकवादी हैं जो इस समय रह रहे हैं, और भारत सरकार ने कनाडा सरकार को एक तरीके से दस्तावेज भी दिए हैं कि इन आतंकवादियों के खिलाफ भारत के अंदर कार्रवाई की जानी जरूरी है। और ये तमाम जो इशू हैं इस बैठक में हो सकते हैं, लेकिन आधिकारिक रूप से अगर देखें तो जो बैठक का एजेंडा आया है उस एजेंडे में ये तमाम इशू जो मैंने जिक्र किए थे, चाहे रोड कनेक्टिविटी या उड़ान योजना के तहत लोकल कनेक्टिविटी को बहाल करना हो, लेकिन ये सारे इशू हैं जो ड्रग्स, खासतौर से ड्रोन और खालिस्तानी जो आतंकवादियों की संपत्ति और खालिस्तानी मूवमेंट से जुड़े लोग हैं उनके ऊपर भी जो चर्चा है वो हो सकती है। बेहद अहम है, आप नजर बनाए रखें। नीरज, फिलहाल शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए। आगे बढ़ेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज नई दिल्ली के मानेकशॉ सेंटर में इंडो पैसिफिक आर्मी चीफ कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंडो पैसिफिक के लिए 5S का मंत्र दिया, जिसमें आपसी सम्मान, संवाद, सहयोग, शांति और समृद्धि शामिल है। The Indo-Pacific region has emerged as a pivotal geopolitical and strategic concept in recent years, transforming from a primarily maritime concept into a comprehensive strategic framework. This transformation underscores the evolving dynamics in one of the most economically vibrant and strategically significant region of the world. Our Honorable Prime Minister has aptly said, our engagement in the Indo-Pacific is based on 5 yes in Hindi. Samman, that is respect. Samvad, that is dialogue. Sahyog, that is cooperation. Shanti, that is peace. And Samriddhi, that is prosperity. नई दिल्ली में 35 देशों की सेनाओं के प्रमुखों और प्रतिनिधियों के 3 दिवसीय सम्मेलन में भारतीय सेना अध्यक्ष जनरल मनोज पांडे ने कहा कि हाल के वर्षों में इंडो पैसिफिक निर्माण ने जियो स्ट्रैटेजी में अपना एक केंद्रीय स्थान बनाया है। इंडो पैसिफिक सेनाओं के प्रमुखों के इस सम्मेलन में 18 इंडो पैसिफिक देशों के प्रमुख और इंडो पैसिफिक क्षेत्र के 12 देशों के प्रतिनिधिमंडल के प्रमुख भाग ले रहे हैं। भारतीय सेना और संयुक्त राज्य अमेरिका की सेना इंडो पैसिफिक आर्मी चीफ्स कॉन्फ्रेंस, इंडो पैसिफिक आर्मीज मैनेजमेंट सेमिनार और सीनियर एनलिस्टेड लीडर्स फोरम की मेजबानी कर रहे हैं। इस कार्यक्रम का मुख्य विषय शांति के लिए एक साथ हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति और स्थिरता बनाए रखना है। The symposium, in fact, serves as a shining example of what can be achieved when nations come together with a common purpose. The central theme of our deliberations stands as Together for Peace, Sustaining Peace and Stability in the Indo-Pacific region. The Indo-Pacific construct अमेरिकी चीफ ऑफ स्टाफ जनरल रेंडी जॉर्ज ने कहा कि आज के वैश्विक माहौल में सच्चे सहयोगियों और मित्रों का होना बेहद आवश्यक है। भारत और अमेरिका आपसी सहयोग और भरोसे से इंडो पैसिफिक क्षेत्र में शांति और स्थिरता कायम करने के लिए साझा प्रयास कर रहे हैं। The partnership between the U.S. and the Indian armies is vital for stability in the region, and the relationship between our armies is strong and growing stronger. We all know how important trust and friendship are. In a challenging global security environment, having great allies and partners is more important
than ever before. We deepen our unity and collective commitment, and that is how together we maintain a free and open Indo-Pacific. राजस्थान में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने अपनी कमर कस ली है। जयपुर में चल रहे डीजी डायलॉग में शामिल हुए केंद्रीय मंत्री और राजस्थान के चुनाव प्रभारी प्रहलाद जोशी से हमारे संवाददाता विशाल बैरिस्टो ने खास बातचीत की। मैं इस वक्त हूँ डीडी डायलॉग में और मेरे साथ हैं राजस्थान के प्रभारी और केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी जी। आइए हम उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि राजस्थान में किस तरह का रहेगा रणभेरी बजनी बाकी है, लेकिन रण की शुरुआत हो गई है। इंडिया अलायंस सेंटर में एक बताता है, लेकिन स्टेट्स में अपने कैंडिडेट्स अलग अलग होते हैं। ये बीजेपी के एडवांटेज में कितनी बात जाती है? देखो, इंडिया अलायंस सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के विरोध में खड़े हुए हैं और भारतीय जनता पार्टी का विचारधारा के विरोध में खड़े हुए। वो सत्ता के लिए, केंद्र में सत्ता के लिए वो हम सब एक है ऐसे बता रहे हैं, लेकिन सनातन धर्म के लिए सब विरोध है। तो दिल्ली में दोस्ती, जयपुर में कुश्ती, दिल्ली में दोस्ती, छत्तीसगढ़ में कुश्ती, ऐसे बहुत जगह है। केरल में भी ऐसा ही हुआ है। केरल में, राजस्थान में तो मैं वही अंत में राजस्थान में आता हूँ। राजस्थान में आम आदमी पार्टी आके घोषणा कर रहे हैं और अन्य पार्टी भी आ रहे हैं, अभी इधर उधर के लोग जो घमंडिया गठबंधन में हैं। तो ये कोई रीति नहीं है, नीति नहीं है, दिशा नहीं है, नेतृत्व तो है ही नहीं है। अभी कांग्रेस पार्टी बोल रहे हैं कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेगा, जेडीयू बोल रहे हैं नीतीश जी होगा, और अभी अभी ममता बनर्जी के पार्टी का कुछ लोग बोला है ममता दीदी बनेगी। तो क्या है आपका नीति? सिर्फ और सिर्फ जो मेजॉरिटी लोगों का भावना है उसका विरोध करने के लिए घमंडिया गठबंधन घटा दिया है। प्रहलाद जी, जब हम बात करते हैं रिजल्ट की, 1%, 1-1.5% का फर्क रहा पिछली बार मैंडेट के अंदर। इस बार किस तरह की तैयारी है और एंटी इनकम्बेंसी कितना हावी है, बीजेपी के फेवर में कितना रहेगा? एंटी इनकम्बेंसी तो बहुत हाई है, क्योंकि इधर जो सरकार चलाया है कोई कंट्रोल नहीं है और पूरा फ्री फॉर ऑल ऐसे हो गया है, फ्री फॉर एवरीथिंग ऐसे हो गया है। और महिला अत्याचार से लेकर सभी विषय में तो रिकॉर्ड तो पूरा स्टैटिस्टिक तो आपके सामने है, इसलिए एंटी इनकम्बेंसी बहुत है। मुझे इतना ही मैं विश्वास के साथ कहता हूँ 2013 में जो हमको मैंडेट मिला था उससे अच्छे मैंडेट हमको मिलेगा। तो ये थे राजस्थान के प्रभारी केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी, जिनका ये कहना है कि एंटी इनकम्बेंसी के साथ बीजेपी का जो स्ट्रक्चर है और जो प्रधानमंत्री का नेतृत्व है वो डेफिनेटली बीजेपी के सर पर ताज रखेगा राजस्थान में। विशाल बैरिस्टो, डीडी न्यूज़। राजस्थान सरकार में गृह राज्य मंत्री राजेंद्र यादव और उनके नजदीकियों के ठिकानों पर दिल्ली से आई ईडी की टीम ने छापा मारा। आज सुबह ईडी की टीमें राजेंद्र यादव के ठिकाने पर पहुंची और रेड की कार्रवाई शुरू की। जानकारी के अनुसार ये कार्रवाई कोटपुतली और बहरोड में स्थित राजेंद्र यादव से जुड़ी कंपनियों पर की गई है। ईडी अफसरों ने इसे लेकर अब तक कोई जानकारी नहीं दी है। टीमें दस्तावेज समेत अन्य चीजों की जाँच कर रही हैं। आपको बता दें कि 1 साल पहले कुछ ही दिन के अंदर राजेंद्र यादव के ठिकानों पर ये दूसरी बड़ी कार्रवाई है। इससे पहले 7 सितंबर 2022 को इनकम टैक्स विभाग ने भी मंत्री यादव के 53 ठिकानों पर छापा मारा था। और आपको ये भी बता दें कि कोटपुतली से विधायक राजेंद्र यादव मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के करीबी हैं। आयकर विभाग की टीमों को राजेंद्र यादव के किच्छा स्थित पैतृक घर और फैक्ट्री से छापेमारी में कैश और जेवरात मिलने की बात सामने आई थी। माना गया था आयकर विभाग की कार्रवाई और मिड डे मील में आपूर्ति की गड़बड़ से जुड़ी शिकायतों पर की गई। फिलहाल मौके पर बड़ी तादाद में पुलिस के जवान मौजूद हैं। कंपनियों में लोगों की आवाजाही को रोक दिया गया है। गृह राज्य मंत्री राजेंद्र यादव से जुड़ी कंपनियों पर ईडी की ये कार्रवाई चल रही है। और आगे बढ़ते हैं। अभिनेत्री वहीदा रहमान को भारतीय सिनेमा में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए इस साल प्रतिष्ठित दादा साहब फाल्के पुरस्कार से
सम्मानित किया जाएगा। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर इसकी घोषणा की। उन्होंने पोस्ट किया कि मुझे यह घोषणा करते हुए बेहद खुशी और सम्मान की अनुभूति हो रही है कि वहीदा रहमान जी को भारतीय सिनेमा में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए इस साल प्रतिष्ठित दादा साहब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया जा रहा है। वहीदा जी को हिंदी फिल्मों में उनकी भूमिकाओं के लिए समीक्षकों द्वारा सराहा गया है। इनमें प्यासा, कागज के फूल, 14वीं का चांद, साहिब, बीबी और गुलाम, गाइड और खामोशी प्रमुख है। अपने 5 दशकों से अधिक के करियर में उन्होंने अपनी भूमिकाओं को बेहद खूबसूरती से निभाया है, जिसके कारण उन्हें फिल्म रेशमा और शेरा में एक कुलवधू की भूमिका के लिए राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार मिला। पद्मश्री और पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित वहीदा जी ने और ताकत का उदाहरण दिया है, जो अपनी कड़ी मेहनत से पेशेवर उत्कृष्टता के उच्चतम स्तर को हासिल कर सकती है। ऐसे समय में जब ऐतिहासिक नारी शक्ति वंदन अधिनियम संसद द्वारा पारित किया गया है, उन्हें इस लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया जाना भारतीय सिनेमा की अग्रणी महिलाओं में से एक के लिए उचित सम्मान है, जिन्होंने फिल्मों के बाद अपना जीवन परोपकार के लिए समर्पित कर दिया। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने उनके समृद्ध काम के लिए प्रति सम्मान व्यक्त करते हुए उन्हें बधाई दी है। वहीदा रहमान को गाइड, प्यासा, कागज के फूल और 14वीं का चांद जैसी फिल्मों में उनकी दमदार एक्टिंग के लिए जाना जाता है। अपने 5 दशकों से ज्यादा के करियर में उन्होंने बेहद शानदार भूमिकाएं निभाई हैं। फिल्म रेशमा और शेरा में एक कुलवधू की भूमिका के लिए उन्हें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार मिला। पद्मश्री और पद्म भूषण से सम्मानित वहीदा जी ने एक भारतीय नारी के समर्पण, प्रतिबद्धता और ताकत का उदाहरण दिया, जो अपनी कड़ी मेहनत से प्रोफेशनल एक्सीलेंस हाईएस्ट लेवल को अचीव कर सकती हैं। मीडिया प्राइम में आगे बढ़ेंगे, लेकिन ले लेते हैं एक ब्रेक। आप देखते रहिए जीजी न्यूज। माननीय प्रधानमंत्री जी की अगुवाई में और देश के जाने माने लोगों के साथ स्वच्छता की इस मुहिम में योगदान करें। एक साथ मिलकर करते हैं साफ अपने गली और मोहल्ले को। पूजा घरों से लेकर विद्यालय तक, रेलवे स्टेशन से लेकर सड़कों तक अपनी धरोहरों का मान बढ़ाते हैं। कचरे से पर्यावरण को बचाते हैं, स्वच्छता से समृद्धि लाते हैं। 1 तारीख को अपने घर के आसपास होने वाले स्वच्छता के कार्यक्रमों की जानकारी और उसमें भाग लेने के लिए स्वच्छताहीसेवा.com पर जाएं और #स्वच्छ भारत के साथ अपने फोटो और वीडियोस अपलोड करें, ताकि पूरा देश बने स्वच्छ। और यही तो होगी 2 अक्टूबर पर गांधी जी को हमारी सच्ची श्रद्धांजलि। 1 अक्टूबर को 1 घंटे के लिए सुबह 10 बजे से स्वच्छता के लिए करें श्रमदान। अर्जुन, एग्जाम्स में यू मेड अस रियली प्राउड। अब आगे क्या सोचा है? पापा, मैंने IIT जाना है और इंजीनियर बनना है। थिंक IIT, थिंक विद्या मंदिर। बहुत हार्ड वर्क करते हो, मेरी तरह स्मार्ट वर्क करो। क्यों? लॉटरी लगी है? लॉटरी समझो, शेयर मार्केट की एक मस्त स्कीम में इन्वेस्ट कर रहा हूँ। गारंटीड हाई रिटर्न्स आएंगे। आपके गारंटीड हाई रिटर्न्स कोई करण अर्जुन नहीं है जो जरूर आएंगे? मतलब? बाबा, शेयर मार्केट में जोखिम होता है। कोई भी गारंटीड हाई रिटर्न्स का वादा नहीं कर सकता। ये गैर कानूनी है। अच्छा? हाँ। सोच कर, समझ कर, इन्वेस्ट कर। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है मीडिया प्राइम में, और अब वक्त है खेल जगत की खबरों का। और खेल की खबरों के साथ मुकेश शुक्ला हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मुकेश, क्या कुछ आज खेल की खबरों में? बहुत बहुत शुक्रिया रमा। एशियन गेम्स की बात करें तो आज 2 पदक भारत को मिले। एशियन गेम्स में भारत के खाते में एक और मेडल आ गया। इस बार नेहा ठाकुर ने महिला डिंग नौकायन स्पर्धा में सिल्वर मेडल जीतने में सफलता पाई। वहीं 17 वर्षीय नाविका नेहा ठाकुर ने लड़कियों की डिंगी ILCA
फोर्स स्पर्धा में 11 रेसों में कुल 27 अंकों के साथ सिल्वर पर कब्जा जमाया। इस प्रतियोगिता में सेलिंग में भारत का यह पहला पदक था। इस मेडल के साथ भारत की पदक तालिका 12 हो गई थी। उसके बाद इबाद अली ने नौकायन में कांस्य पदक जीत करके इस बढ़त को 13 कर दिया, यानी 2 पदक भारत की झोली में आए। एक इबाद अली ने और एक नेहा ने जीता। वहीं 19वें एशियाई खेलों में भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने अपनी शानदार फॉर्म को जारी रखते हुए आज खेले गए मुकाबले में भारत ने सिंगापुर को 16-1 से हराने में सफलता पाई। 31 गोलों के विशाल अंतर के साथ भारत शीर्ष स्थान पर है। इससे पहले टीम इंडिया ने उज्बेकिस्तान के खिलाफ 16-0 के अंतर से जीत हासिल की थी। भारत का अगला मैच जापान के साथ होगा। तो मिड प्राइम में खेल की खबरों में इतना ही। आगे के लिए सीधे चलते हैं रमा के पास। बहुत शुक्रिया मुकेश तमाम खबरों के लिए। और इसके साथ ही मिड प्राइम में लेना चाहेंगे आपसे इजाजत। नमस्कार।